डिसऑर्डर है जिसमें लोग जाते हैं मरीज डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि जी आपको बड़ी आंत की सोजिश है तो ये आपका इलाज है। तो बड़ी आंत की सोजिश आमतौर पे कहा जाता है जिसमें लोग जाते हैं मरीज डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि जी आपको बड़ी आंत की सोजिश है तो ये आपका इलाज है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बड़ी आंत की सोजिश या IBS है क्या। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है या तारीफ है जो इंग्लिश में की जाती है वो कहा जाता है कि ये फंक्शनल डिसऑर्डर है विच इज़ एसोसिएटेड विद क्रॉनिक क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन। ठीक है जी। और इसमें ये होता है, ये फंक्शनल डिसऑर्डर होता है एसोसिएटेड विद चेंज इन द बाउल हैबिट्स। तो क्या क्या तीन चीज़ें होंगी। एक तो ये फंक्शनल डिसऑर्डर हो गया, दूसरा इसमें एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द होता है, फंक्शन खराब होता है, एब्डोमिन दर्द होता है, क्रैम्पी किस्म का यानी कि मरोड़ पड़ते हैं जैसे वैसा। और तीसरी चीज़ कि जो आपकी आदतें होती है बड़ी पखाना करने की, वो चेंज हो जाती है। यानी कि अगर आप दिन में एक दफ़ा कर रहे हैं तो हो सकता है आप दिन में 3 से 4 दफ़ा करना शुरू कर दें, या हो 3 दिनों के बाद या 2 दिनों के बाद एक दफ़ा करें। मतलब कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के आगे से 4 टाइप्स हैं, वो 4 टाइप्स कौन सी हैं। तो ये चीज़ है, ये तो डेफिनेशन हो गई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की या बड़ी आंत की सोजिश की। इसके अलावा बड़ी आंत की जो सोजिश है इसके साथ और बीमारियां भी एसोसिएटेड हो सकती हैं। जो बंदा हमारे पास प्रेजेंट करता है तो वो कौन कौन सी बीमारी के साथ, कई दफ़ा वो साथ में उनको जोड़ों में दर्दें, जिस्म में दर्दें, मसल्स में दर्द, कमर दर्द, कंधे में दर्द, ठीक है, हाथ पाँव सुन्न होना, ठीक है, उसके अलावा थकावट, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। और उसमें क्या 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 बीमारियों के नाम हैं जिनके साथ ये एसोसिएटेड हो सकती है, बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कि फाइब्रोमाइल्जिया के साथ, क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम के साथ, मिक्स्ड जो है हो सकती हैं ये इनके साथ, और इसके अलावा जो है मेजर डिप्रेसिव डिजीज़ के साथ, एंग्जाइटी के साथ, तो इनके साथ ये एसोसिएटेड हो सकती है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अब आ जाते हैं जी वजूहात इसकी, कॉजेज़, कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या बड़ी आंत की सोजिश की वजूहात क्या हैं। बेसिकली इसकी कोई वजह मालूम नहीं, अननोन डिजीज़ है कि क्यों होती है, और सिंड्रोम कहा जाता है इसको, डिजीज़ नहीं कहा जाता। तो ये क्योंकि ऐसा कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं है, यानी कि कोई बीमारी नहीं है, ये बेसिकली सिंड्रोम है। तो इसमें कुछ रिसर्च है जिसमें वो कहते हैं कि क्यों हो सकती है, उसमें मैं 3-4 बातें बता सकता हूँ कि क्यों हो सकती है। वैसे तो अननोन कहा गया, इस पर मुत्तफिक हैं सब कि भी इसकी वजह मालूम नहीं, लेकिन 4-5 थ्योरीज हैं कि ये क्यों हो सकती है। एक तो कहते हैं कि जी बड़ी आंत की सोजिश हो जाती है, जिस वजह से ये इसकी मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसके फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, इसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। दूसरी वो कहते हैं कि जी कई दफ़ा इन्फेक्शन होता है बंदे को, जैसे गैस्ट्रोएंटाइटिस हुआ जी, मोशन लगे, बुखार हुआ, उल्टियाँ लगी, उसके बाद ये गट डिस्टर्ब हो गई आपकी, तो ये पोस्ट इन्फेक्शियस IBS कहते हैं इसको, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो वजूहात हैं इनके साथ साथ कहते हैं कई दफ़ा कहते हैं कि एलर्जी हो सकती है आपको, फूड सेंसिटिविटी जिसे कहते हैं, कि आपको फूड से कोई एलर्जी है, जब आप खाते हैं तो आपको फूड से एलर्जी हो जाती है और उसके बाद आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ग्लूटेन से कई लोग कहते हैं कि एलर्जी होती है, उस वजह से हो सकती है। वो सीलिएक डिजीज़ एक अलग चीज़ है, ये सेंसिटिविटी की इसके अंदर आती है। कई दफ़ा ये देखा गया कि IBS के पेशेंट भी जब हम उनको ग्लूटेन की डाइट ना दें तो उससे वो इम्प्रूव करना शुरू हो जाते हैं। ये चंद 3-4 वजूहात बेसिकली बताई गई हैं कि ये इन सब चीज़ों की वजह से हो सकता है। कई दफ़ा स्ट्रेस, टेंशन लेना, एंग्जाइटी लेना, उससे भी गट का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वजूहात भी बताई गई हैं कि जी इस वजह से इनकी टेंशन और इनकी इस वजह से IBS हो सकता है। तो ये होगी कॉजेज़। अब हम आते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स, कि ये किस तरह प्रेजेंट करती है आपके पास, डॉक्टर के पास मरीज़ क्या क्या जो है ना अलामात लेके आता है। सबसे बड़ी चीज़ है एब्डोमिनल पेन। ठीक है जी, उसको पेट में दर्द होगा, और ये पेट में दर्द ऐसा होगा कि कभी कहीं होगा, कभी यहाँ ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी दरमियान में होगा, कभी ये सीने के बिल्कुल नीचे की पसलियों के नीचे होगा। पेशेंट कहेंगे कि जी मुझे पसलियों के नीचे दर्द हो रहा है, कभी वो कहेगा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी कहेंगे बैक में दर्द हो रहा है। तो ये दर्द अपनी जगह बदलता रहता है। एक तो ये दर्द अपनी जगह बदलना, ये भी एक करेक्टरिस्टिक है IBS का।
उसके अलावा जो है इस दर्द के साथ साथ उनको क्या होगा, दर्द कई दफ़ा एसोसिएटेड होता है या जुड़ा हुआ होता है आपके पखाना करने के साथ। कई लोगों को पखाना करने के दौरान दर्द होता है शदीद, कई लोगों को पखाना करने से दर्द का इम्प्रूवमेंट हो जाता है, यानी कि जब तक दर्द हो रहा है और जब वो जाएंगे टॉयलेट में पखाना कर लेंगे तो उनका दर्द रिलीफ हो जाएगा चंद घंटों के लिए, फिर दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये भी इस दर्द की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके अलावा इसके अंदर ब्लॉटिंग हो सकती है। आपको पेशेंट प्रेजेंट करेगा, जी मेरे पेट जो है ना फूला फूला सा लगता है, बदहजमी सी लगती है, गैस लगती है, मुझे मेरा पेट डिस्कम्फर्ट के साथ आ सकता है कि मुझे बड़ा ही डिस्कम्फर्ट है मेरे पेट में, मैं अजीब सी, दर्द नहीं है लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी सी रहती है मेरे पेट में। ठीक है। उसके अलावा पेशेंट जो है कहता है कि जब मुझे बड़ा पेशाब आता है तो मुझे बहुत भागना पड़ता है, अगर ना भागूँ तो मुझे लगता है कि मेरा निकल जाएगा। कई दफ़ा पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि कहते हैं कि जैसे बकरे की मेंगने टाइप जो होता है, छोटे छोटे बड़ा पेशाब, उस तरह का बड़ा पेशाब आता है। कई कहते हैं कि जी जो है ना बिल्कुल नरम आता है, जैसे बड़ा पेशाब जो है ना वो नरम सा है, पानी टाइप का है, पानी नहीं है लेकिन नरम है, पानी से थोड़ा सा दरमियान में, तो इस तरह का। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है एब्डोमिनल पेन। दूसरी चीज़ इसमें, एक तो पेन हो गया, डिस्कम्फर्ट वगैरह, दूसरी चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है चेंज इन फ्रीक्वेंसी और कंसिस्टेंसी। यानी कि पेशेंट को पहले दिन में एक दफ़ा बड़ा पेशाब आता था, अब 2 या 3 दफ़ा आने लग गया, या 3 से 4 दिन के बाद आने लग गया। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। पेशेंट कहता है पहले मैं दिन में 1 दफ़ा बड़ा पेशाब करता था, अब मैं दिन में 3 दफ़ा बड़ा पेशाब करता हूँ, या मैं अब 2 या 3 दिनों के बाद जाके बड़ा पेशाब करता हूँ। तो ये भी एक अलामत है कि IBS होता है। दूसरा बंदा कहता है कि जी मुझे पहले बड़ा सख्त पेशाब आता था, बड़ा, अब नरम हो गया। ठीक है। कोई कहता है मुझे नरम आता था, अब जो है वो सख्त हो गया है बड़ा पेशाब या पखाना। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी एक आपकी IBS की अलामत है। उसके अलावा कई लोग कहते हैं कि जी हमें बड़ा जोर लगाना पड़ता है, और बड़ा जोर लगाते हैं थोड़ा सा आता है, और फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट एवैक्यूएशन, यानी कि हमें लगता है कि जी हमारा जो है ना बड़ी आंत खाली नहीं हुई, जब हम गए हैं बड़ा पेशाब किया हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। ये भी एक अलामत है बड़ी आंत की सोजिश की या IBS की। उसके अलावा आपको पेशेंट आएगा स्ट्रेस में, होगा मैं हर वक्त टेंशन में रहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दिल में धड़कन तेज महसूस होती है, मैं जिस्म हर वक्त टेंशन में रहता है, इस बीमारी की वजह से टेंशन में रहता हूँ, जैसे पहले टेंशन में रहता हूँ। तो ये स्ट्रेस बड़ा एसोसिएटेड इसकी वजह से भी हो सकता है, और ये स्ट्रेस कैन लीड टू IBS एज वेल। तो ये भी एक अलामत पेशेंट में कई दफ़ा प्रेजेंट की गई है। उसके अलावा दिल ख़राब होना, उल्टियाँ कम होती हैं लेकिन कई दफ़ा नौजिया एसोसिएटेड होता है पेशेंट के साथ। कई दफ़ा टेनिस्मस होता है कि बड़े पेशाब की जगह पे दर्द होता है तो वो पखाना करने के दौरान, तो इसमें टेनिस्मस भी कई दफ़ा साथ में सिम्टम, और बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अच्छा, जो मेडिकल के स्टूडेंट या डॉक्टर्स मुझे देख रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि डायग्नोसिस का मैं बता दूं कि उनको, आप लोगों को तो मैंने आम फहम में बता दिया, उनको मैं बता दूं कि डायग्नोसिस के इसके 2 क्राइटेरिया हैं। एक रोम 4 क्राइटेरिया, वो आप ज़रूर पढ़ लें, और एक जो है वो ब्रिस्टल 7 क्लासिफिकेशन है स्टूल की, वो 7 टाइप्स की स्टूल क्लासिफिकेशन है, उसमें वो आपको गाइड करेगी कि IBS को आपने किस तरह जो है ना क्लासीफाई करना है आगे 4 टाइप्स में। तो ये आप लोगों की गाइडेंस के लिए मैंने सिर्फ नाम बता रहा हूँ, क्योंकि डिटेल बताने की आम लोगों को उसमें ज़रूरत नहीं है। अब हम ये तो मैंने आपको बता दी अलामात कि इनकी अलामात होगी। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? देखें जी, हम इसको जो डायग्नोज करते हैं वो मैंने बस रोम 4 क्राइटेरिया बताया है, उसकी बेसिस पे डायग्नोज करते हैं। उसमें होता क्या है कि जी ये बीमारी कम अज़ कम 3 महीने या उससे ज़्यादा बंदे के अंदर हो, और अलामात हों जो मैंने आपको बता दी हैं कि एब्डोमिनल पेन हो, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो, चेंज फ्रीक्वेंसी में आ जाए, यानी ज़्यादा छोटा बड़ा पखाना जो है वो नरम हो के ज़्यादा दफ़ा होना शुरू हो जाए, या सख्त होकर कम होना शुरू हो जाए, या कंसिस्टेंसी में चेंज हो जाए, यानी पहले नरम आता था फिर सख्त हो गया, या सख्त आता था नरम हो गया, या कभी नरम होता है कभी सख्त होता है, अल्टरनेटिंग बाउल हैबिट्स कहते हैं हम इसको, ये हो जाए। तो ये एटलीस्ट हर हफ्ते में 1 दिन और 3 या 3 से ज़्यादा महीने अगर लगातार ये सिम्टम्स रहें तो तब हम इसको IBS कहते हैं। और इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि कुछ अलामात नहीं होनी चाहिए। अगर ये अलामात हुई तो ये IBS नहीं है। ये सब अलामात के साथ अगर आपको बुखार होता है,
अगर आपके बड़े पेशाब में खून आता है, अगर आपके बड़े पखाने में काला खून आता है, अगर आपको खून की उल्टी आती है, अगर आपका खून की कमी हो गई, आपके अंदर एनीमिया हो गया, ठीक है, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है जो कि आप नहीं चाहते कि वेट लॉस हो, यानी इंटेंशनल वेट लॉस नहीं, अनइंटेंशनल वेट लॉस है, या आपकी लेबोरेटरीज आपने टेस्ट कराए हैं तो टेस्ट की लेबोरेटरी में आपके कुछ चेंजेस आई हैं, तो ये सब चीज़ें अगर आपके अंदर है तो फिर IBS नहीं है, फिर आपको कोई और बीमारी हो सकती है। वो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? उसमें सीलिएक डिजीज हो सकती है, उसमें IBD इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हो सकती है, बड़ी आंत का कैंसर जिसे हम मेलिग्नेंसी, कोलोन मेलिग्नेंसी कहते हैं, वो हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इन्फेक्शियस कोलाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस हो सकता है। मतलब इस किस्म की कई बीमारियां हैं जो कि हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में लाते हैं, वो हो सकती हैं। क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा है इसलिए मैं इसको पूरे को कवर नहीं करूंगा अभी। तो मैंने अभी आपको इस लेक्चर में जो जो बातें बताई वो इसकी IBS की तारीफ बताई कि वो क्या होता है, इसकी वजूहात बताई कि क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं इसकी, और किस तरीके से ये प्रेजेंट करता है, यानी कि मरीज़ किस तरह हमारे पास आता है, और इसकी डायग्नोसिस बताई कि कैसे हम इसको डायग्नोज करते हैं और क्या क्या अलामत अगर हों तो हम इसको डायग्नोज नहीं करते कि ये नहीं है। तो अगले जो वीडियो है उसमें इंशाल्लाह मैं आपको इसका बाकी जो चीज़ें रह गई जिसमें हम इसकी ट्रीटमेंट रह गई और इसकी जो बेसिकली फूड है, डाइट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्योंकि लंबा टॉपिक है डाइट वाला, इसलिए मैं अभी उसको अगली वीडियो पे छोड़ रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ये वीडियो मेरी देखें। अगर आपको कोई इसमें कोई सवाल जवाब हुए तो ज़रूर मुझसे करें, तो मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसका इलाज और डाइट के मुतालिक ज़रूर आपको बताऊँगा कि बड़ी आंत की सोजिश IBS की ट्रीटमेंट क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। But with that said, let's jump into this episode. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम पार्ट 2 है ये हमारा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, यानी कि बड़ी आंत की सोजिश या कोलोन की सोजिश का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसकी टाइप्स, मैंने जैसे पिछली बार बताया था आपको कि इसकी 4 टाइप्स होती हैं, वो डिस्कस करेंगे और उनकी ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स में ये होता है कि जी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मिक्स्ड, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अनक्लासिफाइड। ये चारों मैं आपको आम फैन में बताऊंगा। नंबर 1 इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया का मतलब ये है कि वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या बड़ी आंत की सोजिश जिसमें इंसान को दस्त लग जाए या पेचिस लग जाए, उसमें वो पानी की तरह होना ज़रूरी नहीं है। दिन में 3 या 3 से ज़्यादा दफ़ा बड़ा पेशाब अगर या पखाना आपको आता है तो ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया में आता है। उसके बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन जो है उसमें ये होता है कि आपका पखाना सख्त हो जाता है और हर तीसरे दिन आपको बड़ा पेशाब आता है। अगर हर तीसरे दिन आपको बड़ा पेशाब आता है तो वो आप क्लासीफाई करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेशन में। अब इन दोनों के दरमियान में जिस बंदे को 3 से ज़्यादा दफ़ा बड़ा पखाना नहीं आता या हर तीसरे दिन जो है ना वो बड़ा पेशाब या पखाना नहीं आता, तो उनको हम कह देते हैं कि जो कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें कभी जो है वो दस्त लग जाते हैं, कभी जो है वो कब्ज़ हो जाती है, तो इनको हम कह देते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मिक्स।
ये मिक्स टाइप आती है। फिर कुछ लोग होते हैं जिनको हम क्लासिफाई नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं यार हमें नहीं इतना अंदाज़ा कि जो है ना हमें पखाना कैसा आ रहा है, हमारा ठीक आ रहा है, या कुछ लोगों को नहीं अंदाज़ा होता इस चीज़ का, और ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना बड़े पखाने का अंदाज़ा नहीं लगा पाते, तो उनको हम अनक्लासिफाइड की लिस्ट में रखते हैं। तो ये 4 टाइप्स की इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होती है। अच्छा जी, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट देखें, जनरल ट्रीटमेंट है और हर टाइप की अलग ट्रीटमेंट है। दवाइयाँ तो ऑब्वियसली मैं जो है ना इधर नहीं बताऊंगा, क्योंकि दवाइयाँ बताने को मैं एथिकली नहीं समझता कि वीडियोस के ऊपर या चैट के ऊपर या मैसेजेस के ऊपर मैं मोस्टली दवाइयाँ बताने से बहुत परहेज़ करता हूँ, एक्सेप्ट ओवर द काउंटर ड्रग्स को बताना जो है वो कोई मसला नहीं होता। तो बेसिकली जो जनरल ट्रीटमेंट है, जो आईबीएस है, कोई भी टाइप का आईबीएस अगर आपको है, आपको बढ़िया सोजिश है, तो उसमें आपने अपनी फाइबर डाइट को बढ़ाना है। फाइबर में डाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे स्पगोला हस्क या सीलियम लेग्जेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो कई पाउडर्स के नाम से आते हैं, ठीक है, बाज़ार में कई किस्म के नाम से स्पगोल मिलेगा आपको, जिसमें पिसा हुआ भी मिलेगा, नॉर्मल छिलका भी मिलेगा। वो जो भी है 30 ग्राम डेली की बेसिस पे आपने वो लेना है। 30 ग्राम डेली अगर आप अपनी डोज रखते हैं तो आपको जो पखाना सख्त आता है या नरम आता है, दोनों सूरतों में ये आपकी इम्प्रूवमेंट कर देगा। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ आपने करनी है, फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है। दिन में कम से कम 30 से 45 मिनट आपने, और हफ्ते में 5 से 6 दिन जो है ये आपने फिजिकल एक्टिविटी अपनी करनी है। उससे भी आपकी जो है आईबीएस के सिम्टम्स वो इम्प्रूव करेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो है फिजिकल एक्टिविटी का लो एफओडी मैप। लो एफओडी मैप जो है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये डाइट याद रखना इतना आसान नहीं है। लो एफओडी मैप डाइट है और ये बहुत बड़ा चार्ट है। इसका चार्ट जो है वो आपको मैं अभी पढ़ के बताता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें मोटी मोटी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, कि क्या क्या चीज़ें नहीं खा सकते। फिर जनरली आपने जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी, कि आपने दूध से अपने आप को अवॉइड करना है, उसके अलावा स्पाइसी चीज़ों से अवॉइड करना है, चिकनाई वाली चीज़ों से अवॉइड करना है, कैफीन यानी कि कॉफ़ी वगैरह से अवॉइड करना है, और ग्लूटेन डाइट से अवॉइड करना है। ग्लूटेन मतलब ये है कि जिसमें गंदम की डाइट हो, गंदम की डाइट से आपने अवॉइड करना है। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं डाइट के अंदर। फिर लो एफओडी मैप डाइट जो है आपकी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या आता है। फिर एक चीज़ जो है स्ट्रेस को आपने मैनेज करना है। अगर आप स्ट्रेस को जो है वो खुद फिजिकल एक्टिविटी करके, योगा, एक्सरसाइज लेना है। 30 ग्राम डेली अगर आप अपनी डोज रखते हैं तो जो आईबीएस है, कोई भी टाइप का आईबीएस अगर आपको है, आपको बढ़िया सोजिश है, तो उसमें आपने अपनी फाइबर डाइट को बढ़ाना है। फाइबर में डाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे स्पगोला हस्क या सीलियम लेग्जेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो कई पाउडर्स के नाम से आते हैं, ठीक है, बाज़ार में कई किस्म के नाम से स्पगोल मिलेगा आपको, जिसमें पिसा हुआ भी मिलेगा, नॉर्मल छिलका भी मिलेगा। वो जो भी है 30 ग्राम डेली की बेसिस पे आपने वो लेना है। 30 ग्राम डेली अगर आप अपनी डोज रखते हैं तो आपको जो पखाना सख्त आता है या नरम आता है, दोनों सूरतों में ये आपकी इम्प्रूवमेंट कर देगा। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ आपने करनी है, फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है। दिन नहीं समझता कि वीडियोस के ऊपर या चैट के ऊपर या मैसेजेस के ऊपर मैं मोस्टली दवाइयाँ बताने से बहुत परहेज़ करता हूँ, एक्सेप्ट ओवर द काउंटर ड्रग्स को बताना जो है वो कोई मसला नहीं होता। तो बेसिकली जो जनरल ट्रीटमेंट है, जो आईबीएस है, कोई भी टाइप का आईबीएस अगर आपको है, आपको बढ़िया सोजिश है, तो उसमें आपने अपनी फाइबर डाइट को बढ़ाना है। फाइबर में डाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे स्पगोला हस्क या सीलियम लेग्जेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो कई पाउडर्स के नाम से आते हैं, ठीक है, बाज़ार में कई किस्म के नाम से स्पगोल मिलेगा आपको, जिसमें पिसा हुआ भी मिलेगा, नॉर्मल छिलका भी मिलेगा। वो जो भी है 30 ग्राम डेली की बेसिस पे आपने वो लेना है। 30 ग्राम डेली अगर आप अपनी डोज रखते हैं तो आपको जो पखाना सख्त आता है या नरम आता है, दोनों सूरतों में ये आपकी इम्प्रूवमेंट कर देगा। तो एक तो ये, दूसरी चीज़ आपने करनी है, फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ानी है। दिन में कम जी वैदिक हिंदू है आप। 30 से 45 मिनट आपने, और हफ्ते में 5 से 6 दिन जो है ये आपने फिजिकल एक्टिविटी अपनी करनी है। उससे भी आपकी जो है आईबीएस के सिम्टम्स वो इम्प्रूव करेंगे। तीसरी चीज़ जो है वो है फिजिकल एक्टिविटी का लो एफओडी मैप। लो एफओडी मैप जो है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये डाइट याद रखना इतना आसान नहीं है। लो एफओडी मैप डाइट है
और ये बहुत बड़ा चार्ट है इसका चार्ट जो है वो आपको मैं अभी पढ़ के बताता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें मोटी मोटी बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें नहीं खा सकते। फिर जनरली आपने जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी, कि आपने दूध से अपने आप को अवॉइड करना है, उसके अलावा स्पाइसी चीज़ों से अवॉइड करना है, चिकनाई वाली चीज़ों से अवॉइड करना है, कैफीन यानी कि कॉफ़ी वगैरह से अवॉइड करना है, और ग्लूटेन डाइट से अवॉइड करना है। ग्लूटेन मतलब ये है कि जिसमें गंदम की डाइट हो, गंदम की डाइट से आपने अवॉइड करना है। ये मोटी मोटी चीज़ें हैं डाइट के अंदर। फिर लो FOD मैप डाइट जो है आपकी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या आता है। फिर एक चीज़ जो है स्ट्रेस को आपने मैनेज करना है। अगर आप स्ट्रेस को जो है वो खुद फिजिकल एक्टिविटी करके, योगा एक्सरसाइज वगैरह करके मैनेज कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन अगर आप नहीं मैनेज कर सकते तो फिर आप किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की मदद लें और क्लासेस लें, ताकि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो इंशाल्लाह IBS भी मैनेज हो जाएगा। फिर मैं आपको एक वो बात बताना जो पहली वीडियो में बताना भूल गया, कि IBS जो है बेसिकली डिजीज़ है यंग एज की, तो इस वजह से इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। एक तो ये डिजीज़ नहीं है, इस वजह से इसका ज़िंदगी के ऊपर ये कोई असर नहीं करती, यानी ज़िंदगी बड़ी या छोटी नहीं करती। दूसरी चीज़ ये कि ये विद एज इम्प्रूव कर जाती है खुद ब खुद। तो दवाइयाँ लेने की कई दफ़ा इंसान को शुरू में ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद विद पैसेज ऑफ टाइम जो है दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती और दवाइयों से बंदा जान छुट जाती है। लेकिन इसमें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे कई पेशेंट हैं वो बड़े बेसब्र हो जाते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ते मेडिसिन लेते हैं, आराम नहीं आया जी, हम जी डॉक्टर चेंज कर लिया। और मेरे पास ऐसे कई मरीज़ आए जो कि पूरे शहर में सारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से घूम फिर के आते हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि देखें, आप जिस गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी जाएं, बेशक मेरे पास आएँ या किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास भी जाएं, लेकिन आप एक मेडिसिन के ऊपर फोकस करें। आप जब उस मेडिसिन के ऊपर आराम आना शुरू हो गया तो मेडिसिन छोड़े नहीं कि दोस्त मेडिसिन लेके छोड़ दिया, आराम आ गया जी, और आपने समझा कि जी हम ठीक हो गए। ऐसा नहीं है। इसमें कम से कम कई दफ़ा 9 महीने, साल भी लग जाता है मेडिसिन को अपना फंक्शन करते हुए, और उसके बाद बेसिकली कई लोगों को हमें मेंटेनेंस देनी पड़ती है मेडिसिन की 5-5 साल, 10-10 साल। तो ये नहीं है कि जी इसमें कोई पक्का इलाज मौजूद है और वो इलाज हो जाएगा। हमने बेसिकली आपकी बड़ी आंत के फंक्शन को कंट्रोल करना है। उसका कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है, यूँ समझ लें वो आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, और उसको कंट्रोल में लाना है, और दवाइयों से कंट्रोल में करते हैं। जब आप छोड़ते हैं तो फिर दोबारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और इस तरह ये मसला मसाइल आ जाते हैं। अच्छा जी, अब आए हम लो FOD डाइट पे। वो मैंने क्योंकि लिखी हुई है, वो बहुत बड़ी डाइट है, उसमें मैंने मोटी मोटी बातें लिखी हैं आप लोगों के लिए, कि आपको बता दूं कि लो FOD मैप बनता क्या है। F से बनता है फर्मेंटेड, O से बनता है ओलिगोसैकेराइड्स, D से बनता है डाइसैकेराइड्स, M से बनता है मोनोसैकेराइड, ठीक है जी, A से बनता है एंड P से बनता है पॉलीओल्स। ये बेसिकली जो साइंस जानते हैं उन्हें पता है, फर्मेंटेड ओलिगो डाई मोनो सैकेराइड्स एंड पॉलीओल्स डाइट, ये लो होने चाहिए। ये जो केमिकल्स हैं ये आपकी डाइट में लो होने चाहिए। ये कैसे लो हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे सब्जी है, सब्जी में वो लिखता है कि जी इस डाइट में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप कैरेट खा सकते हैं, यानी कि गाजर खा सकते हैं, और खीरा खा सकते हैं सब्जी में। जो चीज़ें नहीं खा सकते वो क्या है कि गार्लिक यानी लहसुन नहीं खा सकते, प्याज नहीं खा सकते, और बीन्स जो कि रेड बीन्स होते हैं, जिसे वो हम कहते हैं लोबिया, काला लोबिया, लाल लोबिया जो होता है, वो ये नहीं ले सकते। फ्रूट्स में आ जाएं, फ्रूट्स में वो कहते हैं कि जी स्ट्रॉबेरीज, आप पाइनएप्पल और अंगूर, ये चीज़ें आप खा सकते हैं। इसके अलावा जो है आपके ये ब्लैक बेरीज आते हैं, वाटरमेलन यानी कि खरबूजा और आड़ू, ये चीज़ें नहीं खा सकते, ठीक है। ये चीज़ें आपको तकलीफ देंगी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वाले को। ये एग्जांपल दे रहे हैं सिर्फ। इसमें अगर आपने डाइट देखनी है तो आप जाएंगे नेट पे लिखें लो FOD डाइट चार्ट, तो आपको सामने पूरा चार्ट आ जाएगा क्या क्या चीज़ें खाने के लिए। उसमें थाउजेंड्स ऑफ चीज़ें हैं जो नहीं खा सकते, थाउजेंड ऑफ चीज़ें जो खा सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गोश्त में वो कह रहा है चिकन खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं आप, लेकिन रेड मीट नहीं खा सकते। ब्रेडेड मीट जिसमें वो ब्रेड क्रम्स लगे होते हैं वो नहीं खा सकते। सॉसेजेस नहीं खा सकते, तले हुए गोश्त नहीं खा सकते। उसके बाद जो है ऑयल वगैरह आप ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, पीनट्स ले सकते हैं, ठीक है, अगर आप पीनट से एलर्जी नहीं है। लेकिन आप बादाम, पिस्ता ये चीज़ें नहीं ले सकते।
उसके बाद आप जो है आटे में जो है वो ग्लूटेन फ्री डाइट रखें अपनी, ठीक है। उसने कहा बीन्स ना लें और सीरियल्स ना लें और मफ़िन्स जो होते हैं छोटे छोटे मफ़िन्स वो ना लें। जो चीज़ें ले सकते हैं, आलू आप खा सकते हैं, रोटी आप खा सकते हैं, ग्लूटेन फ्री डाइट कोशिश करें, मकई की रोटी या जो है ना आप ये खाने की कोशिश करें। चिप्स वगैरह खा सकते हैं जो कि तले हुए ना हों, दूसरे चिप्स जो होते हैं, और उसके अलावा जो है ये मकई खा सकते हैं। तो ये मोटी-मोटी डाइट जो है लो एफओडी मैप डाइट है। लेकिन मोस्टली मैं एज़ अ डॉक्टर क्या समझाता हूँ कि इस डाइट को पढ़ लें आप, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। उसमें बेसिकली मैं आप एज़ अ डॉक्टर अपने पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि आप अपने डॉक्टर खुद हैं डाइट के। आप अपनी डाइट का एक चार्ट बनाएँ। आप चार्ट बनाएँ, जिस दिन आप जो चीज़ खाते हैं, आपको लगता है कि चीज़ खाने से मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है या डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो ये डाइट आपने अपनी डाइट में से निकाल देनी है। जो डाइट खाते हैं आपको आराम रहता है, वो डाइट आप खाते रहें। जो डाइट खाने से आपको प्रॉब्लम होती है, वो डाइट आप छोड़ दें। तो इस तरह आप अपने आप डॉक्टर खुद बन जाएँगे और आपको इतना बड़ा मसला नहीं होगा। बाकी दवाइयों के लिहाज से ऑब्वियसली आपको कंसल्ट करना पड़ेगा किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को, वो ज़रूर करें। उसमें मोशन को रोकने की दवाइयाँ भी हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने की दवाइयाँ भी हैं, मिक्स टाइप की दवाइयाँ भी हैं। वो सब दवाइयाँ हैं, वो मैं सिर्फ इसलिए शेयर नहीं कर रहा क्योंकि मरीज़ खुद ब खुद दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। आपको उस सिलसिले में डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। उम्मीद है कि मेरी ये 2 पार्ट्स इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ऊपर या बड़ी आंतों के ऊपर आप लोगों को पसंद आए होंगे। अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह की